बीए प्रथम वर्ष में आज हम पढ़ रहे हैं कुषाण वंश। और हमारा जो क्वेश्चन होगा वह होगा कुषाण कौन थे, कनिष्क की उपलब्धियों के बारे में बताइए। कुषाण वंश का एक महान शासक हुआ कनिष्क, जिसने 78 ईस्वी से लेकर के 101 ईस्वी तक शासन किया। तो उसकी उपलब्धियों के बारे में बताइए। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वह बनेगा कुषाण कौन थे। तो कुषाण कौन थे, इस विषय में इतिहासकार एक मत नहीं है, उनमें तीव्र मतभेद है। कुषाणों के प्राचीन इतिहास के विवरण हमको चीनी ग्रंथों से मिलते हैं। चीनी इतिहासकारों के अनुसार कुषाण लोग यहूची जाति के थे। कुषाण लोग जो थे वह यहूची जाति के थे। उत्तर पश्चिम चीन के कांसू नामक प्रांत में वो रहते थे। कालांतर में जो यहूची जाति थी वह 5 शाखाओं में विभक्त हो गई। और ये जो 5 शाखाएं थी वह थी हियू मी, दूसरी चुआंग मी, तीसरी कुएई चुआंग, चौथी ही तुन और 5वीं काओ फू। तो जो यहूची जाति थी वह कालांतर में 5 शाखाओं में विभक्त हो गई। प्रत्येक शाखा के ऊपर एक ही हु, साहू अथवा शाही, ये एक तरीके से प्रधान व्यक्ति या राजा ही होता था, जिसको ही हु या साहू अथवा शाही के नाम से पुकारा जाता था। वह शासन करता था। ईसवीं शताब्दी के प्रारंभ में कुएई चुआंग का जो राज्य था वह कुषाण नामक एक सरदार को मिला। कुषाण नामक एक शाही को, साहू या शाही या सरदार को मिला। उसने इन शेष जो 4 शाखाएं थी, इन चारों राज्यों को पराजित किया और उनको अपने अधीन कर लिया। अब समस्त जो यहूची जाति थी वह कुषाण कही जाने लगी। तो ये तो थे कुषाणों का प्रारंभिक इतिहास। अब कुषाण वंश का जो प्रथम शासक था वह था कुजुल कदफिसिस। कुजुल कदफिसिस, जिसने तकरीबन आर के मुखर्जी के अनुसार 15 ईस्वी से लेकर के और 65 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद आया बिम कदफिसिस, और बिम कदफिसिस के बाद महान शासक हुआ कनिष्क। कनिष्क जिसने 78 ईस्वी से लेकर के 101 ईस्वी तक शासन किया। तो आज हम पढ़ रहे हैं कुषाण कौन थे और कनिष्क की उपलब्धियों के बारे में बताइए। तो कुषाण कौन थे ये हमने भी बताया। अब है कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का तीसरा और महानतम शासक था। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि को लेकर के विद्वानों में तीव्र मतभेद है। कर्निंघम, कैनेडी कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 58 ईसा पूर्व मानते हैं, जबकि स्मिथ और मार्शल जैसे विद्वान इसके राज्यारोहण की तिथि 123 ईस्वी मानते हैं। डॉक्टर बनर्जी, रैप्सन और फर्ग्यूसन आदि के अनुसार कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। उनके अनुसार कनिष्क ने 78 ईस्वी वाले उस संवत की स्थापना की थी जिसका नाम बाद में शक संवत पड़ा। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर मतलब पेशावर थी। अब आती हैं कनिष्क की दिग्विजय, कि कनिष्क ने कहां कहां पे विजय प्राप्त की। तो कनिष्क जो था वह एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह अपने पिता और पितामह द्वारा स्थापित साम्राज्य को अधिक विस्तृत करना चाहता था। अतः उसने दिग्विजय करने का निश्चय किया और ऐसा करके उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब सबसे पहली आती है कनिष्क की विजयों में कश्मीर विजय, कश्मीर के ऊपर विजय। सर्वप्रथम कनिष्क ने कश्मीर की सुंदर घाटी को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का अंग बनाया।
कलहन की राज तरंगिणी से पता चलता है कि उसने कश्मीर में अनेक नगरों की स्थापना की और अनेक स्मारक बनवाए। उसने श्रीनगर के निकट कनिष्कपुर नामक नगर बसाया, जो आज भी एक छोटे से गांव के रूप में विद्यमान है। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन भी किया। कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया। अब दूसरे नंबर पे आता है साकेत और पाटलिपुत्र पर विजय। साकेत और पाटलिपुत्र पर विजय चीन, तिब्बत और पंजाब के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कनिष्क ने साकेत और पाटलिपुत्र पर भी अधिकार किया था। उसने साकेत को जीतने के बाद पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और वहां के राजा को पराजित करके उससे युद्ध का हर्जाना मांगा। पाटलिपुत्र नरेश ने हर्जाने के बदले बौद्ध विद्वान अश्व घोष व भगवान बुद्ध का जलपात्र कनिष्क को भेंट में दिए, जिन्हें पाकर कनिष्क संतुष्ट हो गया और उन्हें लेकर अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर लौट आया। तो ये थी उसकी साकेत और पाटलिपुत्र पर विजय। अब आती है पार्थियनों पर विजय। कनिष्क महत्वाकांक्षी कनिष्क ने पश्चिम में पार्थियन नरेश को भी परास्त किया। कनिष्क से पूर्व कुजुल कद फिसिस ने भी पार्थियन राजा को पराजित किया था। संभवतः इसलिए अपनी पराजय का बदला लेने के लिए पार्थियनों ने कनिष्क पर आक्रमण किया और उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो इस तरीके से कनिष्क ने पार्थियनों पर भी विजय प्राप्त की। अब आता है चीन पर विजय। चीन पर कनिष्क की विजय। चीन देश का जो प्रसिद्ध सेना नायक था, जिसका नाम था पान चाओ, वह बहुत ही वीर और एक सफल विजेता था। उसने कासगढ़, यारकंद और खेतान पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। कनिष्क की बढ़ती हुई शक्ति को कनिष्क उसकी बढ़ती हुई शक्ति को सहन करने वाला नहीं था। अतः उसने पांचालों से युद्ध करने का निश्चय किया। कनिष्क ने चीन के सम्राट से अपनी समानता प्रदर्शित करते हुए चीनी सम्राट की भांति देवपुत्र की उपाधि धारण की और अपना राजदूत भेजकर चीनी राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। चीनी सेनापति ने इस प्रस्ताव को अपमानजनक समझा और कनिष्क के दूत को बंदी बना लिया, जिससे दोनों के मध्य युद्ध अनिवार्य हो गया। कनिष्क ने 70,000 घुड़सवारों की सेना पांचाओं के विरुद्ध भेज दी, परंतु चीनी सेनापति ने कनिष्क की सेना को पराजित कर दिया। कनिष्क को चीनी सम्राट से एक संधि भी करनी पड़ी और शर्त के अनुसार उसे वार्षिक कर देना भी स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात चीनी सेनापति पांचाओं की मृत्यु हो गई। उसका जो उत्तराधिकारी था, जिसका नाम था पान यांग, वह एक अयोग्य और अनुभवहीन व्यक्ति था।
कनिष्क ने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया। पानयांग पराजित हुआ। चीनी सम्राट को कनिष्क के साथ एक संधि भी करनी पड़ी, जिसके अनुसार कासगर, यारकंद और खोतान के जो प्रांत थे उसे कनिष्क को देने पड़े। और यह जो थी कनिष्क की एक महान उपलब्धि थी। तो ये थी चीन के ऊपर कनिष्क की विजय। अब आता है कनिष्क का साम्राज्य विस्तार। डॉक्टर पीएल भार्गव के अनुसार कनिष्क की विजय संबंधी अनुश्रुतियों और उसके अभिलेखों तथा सिक्कों की प्राप्ति के स्थानों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि उसका जो साम्राज्य था वह पश्चिम में खुरासान से पूर्व में बिहार तक और उत्तर में कासगर तक तथा दक्षिण में मालवा तक फैला हुआ था। सिंध, राजपूताना क्षेत्र और सौराष्ट्र कनिष्क के प्रभाव क्षेत्र में थे। उसके साम्राज्य में भारत के बाहर अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, कासगर, खोतान और यारकंद निश्चित रूप से सम्मिलित थे। तो ये थी कनिष्क की दिग्विजय और उसका साम्राज्य विस्तार। अब आता है कनिष्क की सांस्कृतिक उपलब्धियां कि कनिष्क ने सांस्कृतिक क्षेत्र में अपने शासनकाल में सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या क्या किया। तो सांस्कृतिक उपलब्धियों में सबसे पहले आता है बौद्ध धर्म का संरक्षक। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने पेशावर में एक विशाल बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। उसने बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए अनेक मठों का निर्माण कराया। वह उन्हें सफलतापूर्वक और उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता भी प्रदान करता था। आर्थिक सहायता भी प्रदान करना चाहता था। कनिष्क ने विदेशों में अनेक धर्म प्रचारक भेजे, जिनके प्रयासों से चीन, तिब्बत, जापान और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन नामक बिहार में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। इसमें 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया। वसुमित्र इस संगति का अध्यक्ष और अश्वघोष इस संगति का उपाध्यक्ष था। मतलब कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, जिसमें जो वसुमित्र था इस संगति का अध्यक्ष था और अश्वघोष इस संगति का उपाध्यक्ष था। इस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। कनिष्क ने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजधर्म घोषित किया। तो यह था बौद्ध धर्म का संरक्षक। इसके बाद आता है साहित्यिक उन्नतियां। कनिष्क साहित्य का भी संरक्षक था। उसने विद्वानों और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया। उसकी सभा में प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष रहते थे, जिन्होंने
बुद्ध चरित्र तथा सौंदर्यानंद नामक ग्रंथों की रचना की। नागार्जुन भी कनिष्क के समय का प्रसिद्ध विद्वान था। उसने सारिपुत्र प्रकरण, माध्यमिका सूत्र तथा प्रज्ञा पारमिता सूत्र नामक ग्रंथों की रचना की। वसुमित्र भी उसके समय का प्रसिद्ध विद्वान तथा दार्शनिक था, जिसने महाविभास नामक ग्रंथ की रचना की। इस पुस्तक को बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है। चरक जो था वह कनिष्क का राजवैद्य था, जिसने चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। ये थी कनिष्क के समय में साहित्यिक उन्नतियां। अब आता है कला के क्षेत्र में योगदान। अशोक की भांति कनिष्क भी कला प्रेमी और भवन निर्माता था। उसके शासन में भवन निर्माण कला तथा मूर्ति कला की पर्याप्त उन्नति हुई। उसने अनेक भवनों, स्तूपों, विहारों तथा मठों का निर्माण करवाया। उसने कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला में सिर सुख नामक नगर बसाए। उसके शासनकाल में मूर्ति कला की अत्यधिक उन्नति हुई। गांधार शैली का विकास भी कनिष्क के समय में हुआ। मथुरा उसके शासनकाल में कला का प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ मूर्ति कला की मथुरा शैली का विकास हुआ। मूर्ति कला की गांधार शैली और मथुरा शैली का जो विकास है वह कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। तो ये थी कनिष्क की सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो हमने पढ़ा कुषाण कौन थे और कनिष्क की उपलब्धियों के बारे में बताइए। अब हम पढ़ रहे हैं कनिष्क का चरित्र और उसका मूल्यांकन। तो कनिष्क का चरित्र और मूल्यांकन में वीर योद्धा और महान विजेता सबसे पहला पॉइंट बनता है। कनिष्क एक वीर योद्धा, कुशल सेनापति और एक महान विजेता था। उसने अपनी सैनिक योग्यता तथा पराक्रम के बल पर अनेक विजय प्राप्त की और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। दूसरे नंबर में बनता है योग शासन। दूसरा पॉइंट जो बनता है, कनिष्क एक योग शासक और प्रबंधक था। उसने अपनी क्षत्रप शासन व्यवस्था से अपने साम्राज्य में सुदृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना की। उसने अपने प्रजा की नैतिक और भौतिक उन्नति के लिए अथक परिश्रम किया और साम्राज्य में शांति बनाए रखी। इसके बाद बनता है साहित्य और कला का संरक्षक। कनिष्क साहित्य और कला का संरक्षक था। उसके दरबार में अनेक विद्वान, कवि और साहित्यकार आश्रय पाते थे। अश्वघोष, चरक, वसुमित्र, नागार्जुन उसके समय के, उसके दरबार के उच्च कोटि के विद्वान थे। चरक कनिष्क का राजवैद्य था। कनिष्क कलानुरागी और भवन निर्माता भी था। उसने कनिष्कपुर तथा सिरसुख नामक नगर बसाए। उसने अनेक स्तूपों, विहारों, मठों आदि का निर्माण करवाया। उसके समय में गांधार कला और मथुरा कला का पर्याप्त विकास हुआ। और इसी के साथ एक पॉइंटर बनता है बौद्ध धर्म का संरक्षण। कनिष्क अशोक की भांति
बौद्ध धर्म का संरक्षक और प्रचारक था। उसके प्रयासों से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत के साथ साथ विदेशों में भी हुआ। महायान को उसने राजधर्म घोषित भी किया और बौद्ध धर्म का संरक्षक होते हुए भी कनिष्क एक धर्म सहिष्णु शासक था तथा सभी धर्मों का आदर करने वाला व्यक्ति था। तो ये था कनिष्क की उपलब्धि और उसका मूल्यांकन, कनिष्क का चरित्र और उसका मूल्यांकन। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने कहा है कि कनिष्क एक महान विजेता तथा बौद्ध धर्म का आश्रयदाता था। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की सी वीरता तथा अशोक के धार्मिक उत्साह का समन्वय था। तो ये था कुषाण वंश का शासक कनिष्क। तो हमारा क्वेश्चन था कुषाण कौन थे, कनिष्क की उपलब्धियों के बारे में